एएनएम के कैंडिडेट आप लोगों को वेलकम करता हूं। जैसा कि जानते हैं कि एएनएम का 10,709 पोस्ट के लिए अभी अप्लाई चल रहे हैं। कुछ दिन बचा है, एक आध दिन, तो जो लोग अप्लाई नहीं किए हैं ज़रूर कीजिए। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपका नर्सिंग में कुछ एक आध ही चैनल है आपको यूट्यूब पर जो आपको क्लास कराएगा, ठीक है। क्योंकि अदर कंपटीशन के तुलना में नर्सिंग हो, मेडिकल हो, पैरा मेडिकल हो, इन सब में स्टूडेंट कम होते हैं, तो आपको उतना कोई रिस्क लेता नहीं है, नहीं बताएगा। क्योंकि कमाई, सबको कमाई चाहिए, तो ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएगा, इसलिए नहीं सब पढ़ाता है। लेकिन कुछ चैनल है जो आपको बताते हैं, उसमें से एक चैनल ये भी है, लेकिन ये चैनल सबसे अलग है। इससे पहले मेरे दूसरे वाले चैनल पर देखिएगा, जहाँ पे मैं पूरे ईमानदारी के साथ सब कुछ फ्री में देकर जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है, 2 सालों 3 सालों से। तो आप चाहें एएनएम के कैंडिडेट है तो आप भरोसा कर सकते हैं, और आपके लिए बेहतर क्लास प्रतिदिन रात के 9 बजे चलता है। आप आके 50 क्वेश्चन डेली देख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं फालतू के कोई भी क्वेश्चन जो है पढ़ाता हूं जो आपको आता है। हो सकते हैं 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आप पहले से जान रहे हो, लेकिन 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल नया होंगे, जिसको आपको सोचना पड़ेगा। तो इस प्रकार से, और एक वीडियो में 50 क्वेश्चन मायने रखा जाता है प्रतिदिन। तो अगर आप चाहते हैं कि हम तैयारी कर सके अच्छे से, सब क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ सके, क्योंकि मैं क्वेश्चन ही सिर्फ नहीं बताता हूँ, उसके साथ में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होता है वह भी बताता हूं। तो यह 50 क्वेश्चन 70-80 क्वेश्चन में बदल जाता है। तो आप लोग जरूर देखिए। जो भी एएनएम के मेरे डियर कैंडिडेट है, आइए पढ़िए। जॉब लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं चाहिए जॉब तो नहीं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रह जाइएगा। एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, जाके एग्ज़ाम दे दीजिएगा, 30-40 नंबर आ जाएगा, बस घर बैठे रह जाइएगा। सीधी सी बातें हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। बाकी बातें के लिए तो बहुत बातें हैं। पहला प्रश्न है, और यह वीडियो नंबर जो है आपका 7वां होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान महिला में कार्डियक आउटपुट प्रायः कितना होता है? मतलब एक महिला जब प्रेगनेंसी में होता है तो उसका हृदय का जो आउटपुट होता है, हृदय का जो धड़कन का जो दर होता है, घटता है, बढ़ता है, कुछ घटता है, कुछ बढ़ता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक महिला का जो कार्डियक आउटपुट होता है वह प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है, याद रखिएगा। दूसरा है, निम्न में से चिकन पॉक्स का कारण कौन है? चिकन पॉक्स, जिसे हम लोग छोटी माता भी कहते हैं, पैरामेक्सिको वायरस किसके कारण होता है? मिजल्स, ठीक है। वेरिसोला जोस्टर वायरस, यही राइट आंसर होगा हमारा, बी आंसर सही होगा। बाकी ये सब वायरस जो है नहीं है, ठीक है। चिकन पॉक्स वेरिसोला जोस्टर वायरस के कारण। तीसरा प्रश्न है आपके, निम्न में से स्वाइन फ्लू का कारण क्या है? माय डियर, ये स्वाइन फ्लू का जो कारण होता है कौन सा? सबसे पहले समझ लीजिए, स्वाइन फ्लू जो होता है यह आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। स्वाइन फ्लू क्या करता है? यह एक वायरल प्रॉब्लम है, ठीक है। यह एक वायरल प्रॉब्लम होता है, मतलब वायरस से होने वाला है। तो इसका जो सूक्ष्म जीव होता है, HIV नहीं होगा, इबोला भी नहीं होगा, HN बैक्टीरिया भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वह H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ठीक है। H1N1, ए डॉस नहीं है, 1 है, ठीक है। H1N1, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे है, चौथा है, सार्स जो है, सार्स का संचारण किस मार्ग द्वारा होता है? सार्स जो होता है यह किस मार्ग के द्वारा जो है फैलता है? तो आपको पता होना चाहिए, यह श्वसन वाला रोग है, और श्वसन वाला ज़्यादातर रोग जो होता है वह ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा फैलता है। वहीं पर बात किया जाए, मल एवं मुख वाला, जितने भी पेट का, आंत वाला जो प्रॉब्लम होगा पाचन तंत्र का, वह फीको ओरल वाला होता है, ठीक है। जैसे हैजा हो जाना, ठीक है ना, आंत में टाइफाइड, ये सब जो है ओरल फीकल माध्यम से होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल से HIV या जितने भी यौन रोग होते हैं वो हो सकते हैं, और पैथोजन के घाव में प्रवेश करने से टिटनस होता है, ठीक है। तो यह सब जो है आप समझ लीजिए। आगे चलते हैं, 5वां है, निम्न में से पर्टुसिस का कारण क्या है? काली खांसी, ये आप बता चुके हैं कई बार कि पर्टुसिस को वूपिंग कफ यानी काली खांसी भी कहते हैं। तो पर्टुसिस किस कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया, जो है यहाँ पे गलत है। बोर्डोटेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया, यही सही होगा। वेरिसोला जोस्टर अभी ऊपर बताए हैं। कॉरिनोबैक्टीरियम पर्टुसिस, कॉरिनम बैक्टीरियम, आप लोग बताइए कि यह किसके कारण होता है, ठीक है। बाकी इसका राइट आंसर बोर्डोटेला पर्टुसिस होगा, ठीक है। यह बैक्टीरिया है जिसके कारण काली खांसी होता है। छठा है,
निम्न में से संक्रामक बीमारी का उदाहरण है, मतलब इनमें से कौन सा संक्रामक बीमारी नहीं है। कुष्ठ रोग है संक्रामक, लेप्रोसी भी है, डायरिया भी है, जबकि डायबिटीज़ जो है आपके यह आपके फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, संक्रामक रोग नहीं है। आगे 7वां है मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है। कैंसर कैसे फैलता है, त्वचा के माध्यम से, लिम्फेटिक सिस्टम से, रक्त के माध्यम से, और बी तथा सी। तो माय डियर आपको पता होना चाहिए लिम्फेटिक सिस्टम और रक्त के माध्यम से जो है आपके कैंसर बॉडी में फैलते हैं, दोनों सही हो जाएगा। BCG का वैक्सीन को एट ए बर्थ टाइम नहीं दिया गया हो तो इसे किस एज तक दिया जा सकता है। माय डियर अगर किसी को जन्म के समय अगर BCG का वैक्सीन नहीं दिए हैं तो इसे आगे जो है हम 12 मंथ यानी 1 साल के जो है एज तक हम इसे दे सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 9वां है माय डियर निम्न में से कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा है। माय डियर पूछ रहा है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के रोग पूछ रहा है, ठीक है, और साथ में ऐसा रोग पूछ रहा है जो नॉन कम्युनिकेबल हो, ठीक है। देखिए अस्थमा कम्युनिकेबल है, डायबिटीज मेलाइटिस यह तो कार्डियोवास्कुलर का जो है आपको रोग है, ठीक है ना, लेकिन यह जो है आपका नॉन कम्युनिकेबल जो है डिजीज है, ठीक है। CVA और CAD ये सब जो है आपको क्या चीज़ है बताना है। तो माय डियर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। CAD जो है यह क्या है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, याद रखिएगा। 10वां है एक्यूट MI को इस नाम से भी जाना जाता है। तो MI को हम लोग क्या कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फारक्शन, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फारक्शन। और MI जो होता है माय डियर यह हार्ट अटैक के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 11 ESI एक्ट का संबंध किससे है। तो ESI का आप लोग को पता होगा एम्प्लॉय एक्सचेंज, ठीक है ना। तो ये जो है इंडस्ट्रियल वर्कर एंड वेलफेयर से रिलेटेड है। ESI कार्ड बनता है ना, वह इंडस्ट्रियल में औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के लिए है, ठीक है, वर्कर के लिए। 12 है अंधेरे में रस्सी को स्नेक समझना। कोई अंधेरे में जो है रस्सी है, ठीक है, ये रस्सी है, लेकिन कोई व्यक्ति इसको दूर से स्नेक समझ रहा है, मतलब क्या हो रहा है उसमें भ्रांतियाँ हो रहा है, ठीक है ना, उसमें भ्रम आ रहा है। तो 12 नंबर क्या होगा, एलूजन होता है, ठीक है, याद रखिएगा, भ्रम होना। 13 नंबर है मेमोरी लॉस को हो जाना, ठीक है, मेमोरी लॉस हो जाना क्या कहलाता है, एमनेसिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर A सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 14 नंबर है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM के दौरान दिया जाने वाला उपचार थेरेपेटिक के संबंध में कौन सा सत्य है। PEM के बारे में बालक को शुरुआत में 80 से 100 किलो कैलोरी प्रति किग्रा बॉडी वेट के अनुसार प्रतिदिन आहार दिया जाना चाहिए, धीरे धीरे इसमें वृद्धि करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें उपरोक्त सही होगा, टोटल इसमें सही जो है PEM के लिए दोनों सही है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के कंडीशन में यह सब के सब जो है सही होगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 15 नंबर है 100 ग्राम एग के सेवन से अगर आप 100 ग्राम अंडे अगर कोई व्यक्ति सेवन कर रहा है तो उससे लगभग कितने प्रोटीन जो है व्यक्ति को मिलेगा। तो 100 ग्राम अंडे से लगभग जो है व्यक्ति को 13 से 14 ग्राम जो है प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 16 नंबर है निम्न में से किस सबस्टांस का संबंध प्रोटीन से है। कहता है कि प्रोटीन से किसका संबंध है। ए में है आयोनिक एसिड, लिनोनिक एसिड, ठीक है, ए में है आपका लिनोइक एसिड, एक बी नंबर में है लिनोलेनिक एसिड, ठीक है, और सी में है देख लीजिए एरेनिकीडोनिक एसिड, एरेनिकीडोनिक एसिड, और डी में है एमिनो एसिड। तो माय डियर जहाँ भी प्रोटीन आ जाएगा वहाँ पे एमिनो एसिड से ही रिलेटेड होगा, ठीक है, एमिनो एसिड से प्रोटीन और प्रोटीन से एमिनो एसिड, याद रखिएगा सीधा। 17 है नींबू एवं संतरे का रस किसका गुड सोर्स होता है। तो आपको पता है नींबू और जो है नींबू का रस जो है और संतरे का रस चूँकि खट्टा होता है और खट्टे पदार्थ में विटामिन सी जो है भरपूर होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। 18 है निम्न में से फैट का सोर्स कौन है। वसा का, घी एवं मक्खन, सूखे मेवे, सरसों एवं मूंगफली का तेल, उपरोक्त में से सभी। तो माय डियर आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे फैट नहीं बनता हो। सबसे फैट बनता हो सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, कोई भी ऑयल फैटी काम करता ही है।
मेवा में भी फैट होता है, मक्खन घी में तो होता ही है, तो इसलिए सभी हो जाएगा। ठीक है। 19 निम्न में से माइक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल है। माइक्रो न्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल कौन सा है? तो विटामिन एंड मिनरल जो है आपके प्रोटीन वाला नहीं होगा। जहाँ प्रोटीन आएगा यह माइक्रो न्यूट्रिएंट में नहीं आएगा। विटामिन और मिनरल वाला जो है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल है। ठीक है, विटामिन खनिज। 20 है प्लेसेंटा को एक्सपल्सन के बाद इसे किस कलर के बिन में डिस्कार्ड किया जाता है? आप लोग को पता है कि शरीर से निकले गए एनाटॉमिकल पार्ट, शरीर के कोई भी अंग जो शरीर से निकल जाता है तो और वह वेस्ट हो जाता है तो उसको हम लोग पीले जो है डस्टबिन में डालते हैं। तो पीले कलर में प्लेसेंटा भी शरीर से निकला ही हुआ पार्ट होता है यूट्रस से, तो उसे येलो में डालते हैं। ठीक है। आगे है 21 नंबर, इन्फेंट की पल्स रेट एडल्ट के तुलना में क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए, चाहे रिस्पायरेशन रेट हो, पल्स रेट हो, हार्ट रेट हो, सब जो है एडल्ट के तुलना में जो है आपको इन्फेंट में ज़्यादा ही होता है, अधिक ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है। 22 नंबर है, एक पर्सन द्वारा टॉक्सिक सब्सटेंस का इंजेक्शन करने पर निम्न में से कौन सा प्रोसीड्यूर किया जाता है? तो जब एक मरीज में हम टॉक्सिक्स मतलब विषैले पदार्थ को इंजेक्शन देते हैं तो उसमें से कौन सी प्रोसीड्यूर जो है किया जाता है? एनजी ट्यूब फीडिंग, गैस्ट्रिक लेवेज, ठीक है, क्लोनिक इरिगेशन और ट्रेकियोब्रोंकियल सक्सिन। तो माय डियर, गैस्ट्रिक लेवेज जो होता है इसके द्वारा इसके प्रोसीड्यूर में टॉक्सिक सब्सटेंस का इंजेक्शन किया जाता है। 23 है, किसी पेशेंट को मेडिसिन की 10 ml देनी हो तो उसे उस मेडिसिन की कितनी टी स्पून देनी चाहिए? और ये आपको कब याद होगा? जब आप इसको अच्छे से पढ़े होइएगा तभी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक टी स्पून का जो है कैपेसिटी कितना ml का होता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आज आपको पता चलेगा कि एक टी स्पून कितने क्षमता में होता है, तभी तो आप जो है 10 ml देना है तो आप पता कर पाइएगा कि कितने जो है टी स्पून जो है आप दीजिएगा तो 10 ml हो जाएगा। तो एक पेशेंट को हमें 10 ml दवा देना है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में दवा है, 10 ml देना है, तो हम कितने टी स्पून जो है दवाई देंगे कि 10 ml हो जाएगा? तो यह थियोरिकल अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। 1 2 3 4, तो आपके सामने है 2। माय डियर, अब इससे समझ लीजिए कि एक टी स्पून का जो कैपेसिटी होता है ना, चम्मच जो होता है जिसके द्वारा दवाई आप देते हैं मरीज को, तो उसका कैपेसिटी जो है 5 ml का होता है। कितने ml का? 5 ml का। ठीक है, तो 10 ml देना है, तो 10 ml देना है मतलब 2 टी स्पून हम दे देंगे तो 10 ml पुर जाएगा। तो यही 2 जो है आपको 10 ml देने के लिए 2 बार जो है आपको टी स्पून से देना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। आगे देखिए, एनस तथा रेक्टम वाले एरिया में पस का कलेक्शन होना क्या कहलाता है? मतलब मल द्वार हो या मलाशय हो, इस एरिया में अगर पस का जमाव हो जा रहा हो, चाहे एनस में चाहे रेक्टम में, तो इस कलेक्शन को क्या कहते हैं? एनोरेक्टल फिशर, एनल फिस्टुला, एनोरेक्टल अब्सेस और हेमोरॉइड। तो माय डियर, अगर पस जहाँ जम जाता है वहाँ पे अब्सेस का निर्माण हो जाता है, घाव का निर्माण हो जाता है। तो एनोरेक्टल अब्सेस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। घाव में ही पस न बनता है। 25 नंबर का है, प्लूरेटिक चेस्ट पेन, मतलब प्लूरेटिक चेस्ट पेन, फाउल स्मेलिंग स्पूटम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, फीवर आदि किस डिजीज का लक्षण है? अब यहाँ पे देखिए, प्लूरेटिक चेस्ट पेन यानी फेफड़े के साइड में चेस्ट का जो है दर्द करेगा। फॉल स्मेलिंग स्पूटम मतलब जो बलगम है उसका जो है बदबू आएगा उससे। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, एसओ भी होगा मतलब श्वसन में कष्ट आएगा, और फीवर होगा। यह सब किस में होता है, किसका लक्षण है, किस बीमारी का? तो माय डियर, आपको पता होना चाहिए क्रॉनिक लैरिंजाइटिस नहीं होगा, यह गला का है। लंग अब्सेस हो सकता है, यही राइट आंसर होगा। मेनिंजाइटिस तो जो है मेनिंजिस का प्रॉब्लम है जो ब्रेन या स्पाइनल में हो सकता है। और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS होता है जो आंत का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लंग एब्सेस। ठीक है। 26 है,
इनमें से पैंक्रियाटाइटिस में मेडिकल मैनेजमेंट में शामिल है। अब देखिए यहाँ पे आइटिस लगा है, तो आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन होता है, और इससे पहले पैंक्रिया है, मतलब पैंक्रियाटिक मतलब होता है कि अग्नाशय, ठीक है, पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज का यह इन्फ्लामेशन है, तो इसमें मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा? एनाल्जेसिक ड्रग सच एज मेपेराइडिन, देख लीजिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग सच एज एट्रोपिन, और हिस्टामिल H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट सच एज रेनिटाइडिन, ठीक है, ऑल ऑफ द एबोव। अब इसमें जो है टोटल दवाइयाँ हम देते हैं, ठीक है, टोटल, चाहे एनाल्जेसिक दर्द के लिए होता है जो एग्जाम्पल है, एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ भी होता है, एट्रोपिन हो गया, ठीक है, हिस्टामिल दवाइयाँ होता है जो एलर्जी वगैरह को जो है रोकता है, तो ये सब दवाइयाँ आप टोटल इसमें दे सकते हैं पैंक्रेटाइटिस में। 27 है केरेटाइटिस। माय डियर, केरेटाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया, ठीक है, के से केराटाइटिस और के से कॉर्निया, याद रखिएगा। तो कॉर्निया का इन्फ्लामेशन को जो है हम लोग केरेटाइटिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। 28 है एनीमिया की स्थिति में व्यक्ति का हीमोग्लोबिन लेवल क्या होता है? तो जब एनीमिया होता है, रक्ताल्पता होता है, मतलब रक्त का अल्प होना, रक्त का कमना, क्या होता है? हीमोग्लोबिन लेवल घटेगा कि बढ़ेगा? तो घटेगा, जाहिर सी बातें हैं, सामान्य से कम हो जाता है, तभी तो एनीमिया होता है। 29 है डॉस थेरेपी देने के लिए निम्न में से किस रोगी को प्रथम श्रेणी में रखा जाता है? आप लोग को पता होना चाहिए कि डॉस थेरेपी किसके लिए है? टीबी पेशेंट के लिए है। तो इसमें डॉस थेरेपी तो टीबी वाला को दिया जाएगा, बट किस रोगी को जो है प्रथम श्रेणी में रखा जाता है? नए स्पुटम एस्मियर रोगी को, स्पुटम एस्मियर ऋणात्मक टीबी रोगी को, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी रोगी को, या फिर जो है उपरोक्त सभी। तो इनमें से सभी को जो है आपको प्रथम श्रेणी में रखा जाता है, चाहे वो नए मरीज हो स्पुटम एस्मियर का, या स्पुटम एस्मियर का ऋणात्मक टीबी वाला रोगी हो, या एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी रोगी हो, तो ये सबको जो है आपको रखा जाता है प्रथम श्रेणी में। 30 है हाइड्रोसिल से क्या समझते हैं? तो आपको पता होगा हाइड्रोसिल मतलब जो टेस्टिस होता है उसमें सूजन हो जाता है, पानी भर जाता है, और उसी को जो है हम लोग हाइड्रोसिल कहते हैं, जो कि मेल में होता है। टेस्टिस का इन्फ्लामेशन, टेस्टिस के आसपास द्रव का समान रूप से एकत्रित होना, लंबे समय तक रहने वाले बेहोशी, ठीक है, हार्ट अटैक का आना। तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोसिल का मतलब होता है कि टेस्टिस के आसपास द्रव का असमान रूप से एकत्रित हो जाना। तो असमान रूप से अगर द्रव इकट्ठा हो जाता है टेस्टिस के आसपास तो उसे ही हाइड्रोसिल कहते हैं। जबकि टेस्टिस के इन्फ्लामेशन को जो है आपको क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए, ठीक है। 31 नंबर का है मुख से मुख विधि द्वारा कृत्रिम ऑक्सीजन देने के लिए रोगी को किस पोजीशन में लिटाते हैं? मानिए आप किसी पेशेंट को अपने मुख से दूसरे मुख में जो है पेशेंट को आपको ऑक्सीजन देना हो, कृत्रिम ऑक्सीजन देना हो, तो इसके लिए सुपाइन, प्रोन, दाई करवट, बाई करवट, ठीक है, कौन से में देते हैं? तो सु स्पाइन पोजीशन देते हैं। सु स्पाइन में होता है कि पीठी के बल व्यक्ति लिटता है चित, जिससे उसका मुंह ऊपर रहेगा, तो आप चाहें तो उसको मुंह में ऑक्सीजन दे सकते हैं अपने मुंह से, तो यही सुपाइन पोजीशन बेस्ट होता है। आगे है 32 नंबर, ओपन फ्रैक्चर से क्या समझते हैं? आप लोग अगर पढ़े होंगे तो पता होगा कि फ्रैक्चर के प्रकार है ओपन, क्लोज, ठीक है, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, ये सब फ्रैक्चर के प्रकार है। तो इसमें से खुला अस्थिभंग ओपन फ्रैक्चर से क्या समझते हैं? फ्रैक्चर का प्रकार, इसमें फ्रैक्चर साइट के ऊपर की त्वचा के निरंतरता टूट जाती है, ठीक है। फ्रैक्चर का प्रकार जिसमें फ्रैक्चर साइट के ऊपर त्वचा की निरंतरता ब्रेक नहीं होती है, ठीक है। फ्रैक्चर का प्रकार जिसमें अफेक्टेड बोन हरी लकड़ी की स्टिक जैसी हो जाती है। इस प्रकार के फ्रैक्चर के दौरान फ्रैक्चर लाइन बहुत ही महीन होती है। तो ओपन फ्रैक्चर का मतलब होता है कि फ्रैक्चर इस प्रकार से होता है कि जहाँ भी फ्रैक्चर होता है अस्थिभंग, उस साइट पर जो है त्वचा निरंतरता से टूट जाता है, मतलब त्वचा भी जो है घायल हो जाता है और हड्डी जो है आर पार जो है त्वचा से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। और यह भयानक कंडीशन में होता है। जब खतरनाक एक्सीडेंट या चोट होता है तो देखते होइएगा कि हड्डी जो है त्वचा को आर पार के बाहर निकल जाता है, तो इसीलिए इसे ओपन कहता है, ठीक है ना, जिसमें हड्डी दिखने लगता है कि हड्डी टूट के बाहर निकलता है त्वचा से।
33 है बेल्स पाल्सी को किस नाम से जानते हैं? तो आपको पता होना चाहिए बेल्स पाल्सी जिसको हम लोग फेशियल पाल्सी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा फेशियल पाल्सी, ठीक है, याद रखिएगा। बेल्स पाल्सी को हम लोग जो है चेहरे का लकवा कहते हैं, जिसको फेशियल पाल्सी भी कहते हैं। निम्न में से एन्यूरिज्म के बारे में ट्रू सेंटेंस क्या है? अब यह ध्यान से दीजिएगा कि एन्यूरिज्म के बारे में कौन सा इसमें सत्य है एन्यूरिज्म के बारे में। तो माय डियर मैं आपको बता दूं एन्यूरिज्म जो होता है वह हमारा, आपको अब भी मैं बता देता हूं, एन्यूरिज्म जो होता है वह हमारा जो थक्का होता है ना, इसमें किसी वाल्स की कमजोरी के कारण ब्लड वेसल्स अस्थायी रूप से डिलेट हो जाता है, ठीक है, डिलाइट हो जाता है। अब होता है एन्यूरिज्म जो होता है यह जो है इसमें सूजन हो जाता है। एन्यूरिज्म जो होता है यह हमारा हार्ट से रिलेटेड बेसिकली प्रॉब्लम है, जिसमें कोई ना कोई वाल्व जो होता है वह ख़राब होने से जो है क्या होता है ब्लड वेसल्स में कमजोरी आने लगता है और वहाँ पे डिलेट होने लगता है, डिलाइट होने लगता है। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 35 है जॉन्स क्राइटेरिया का संबंध किससे है? जॉन्स क्राइटेरिया का संबंध किससे है? बर्न के इलाज के, रिमेटिक फीवर के ट्रीटमेंट से, रिमेटिक फीवर के डायग्नोसिस से, ठीक है, और टाइफाइड के डायग्नोसिस से। तो माय डियर जो जॉन क्राइटेरिया है यह रिमेटिक फीवर के डायग्नोसिस है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 36 नंबर है मालिश करने से आप क्या समझते हैं? मालिश करने से आप क्या समझते हैं? लंग्स में औषधि युक्त गैस को अंदर खींचने की प्रक्रिया, गलत। किसी मलहम को स्किन पर रगड़ना, यही राइट आंसर होगा, ठीक है। किसी मलहम को स्किन पर रगड़ते हैं तो ही तो मालिश होता है ना, मालिश के जरिए ही हम जो है मलहम को, दवाई को त्वचा के अंदर भेजते हैं, उसके असर को, ठीक है। 37 नंबर है एक रोगी को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहाँ लगाया जा सकता है? तो आपको पता होना चाहिए बटक्स के ग्लूटियल मसल्स के मांसपेशी पर, ठीक है, कंधों में डेल्टॉइड मांसपेशी पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों हो जाएगा। अगर हमें मांस में इंजेक्शन लगाना हो तो कंधा पर जो है हम कंधा के डेल्टॉइड मांसपेशी में लगाते हैं और नीचे बटक मतलब हिप कूल्हा पर जो है आप यहाँ पे देख लीजिए ग्लूटियल मसल्स में लगाते हैं, ठीक है। 38 है किशोर बालक बालिकाओं में डीवर्मिंग के लिए अल्बेंडाजोल की जो है डोज कितनी दी जाती है? मतलब एक किशोर बालक और बालिका है उसमें हम डीवर्मिंग का मतलब होता है कि जो कीड़ा हो जाता है ना उसको मारने के लिए अल्बेंडाजोल को कितनी डोज देते हैं। तो किशोर बालक बालिकाओं में होरा सोमनी देते हैं, मीन्स बेड सोते समय देते हैं, 400 mg एक टाइम देते हैं, ठीक है। तो यही जो है आपका हो जाता है एक टाइम 400 mg और वो भी होरा सोमनी में देते हैं, ठीक है, किशोर में, ठीक है। आगे चलते हैं। 39 है 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ग्राम होता है यह जो है मिलीग्राम से ज़्यादा होता है। मिली मतलब एकदम छोटा, यानी ग्राम से भी छोटा। तो जिस प्रकार से हम 1 लीटर में 1000 जो है 1000 ml बताते हैं, ठीक है ना, 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है ना, तो उसी प्रकार से जो है 1000 जो है मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम होता है। इसको आप लोग समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 है ट्यूबरक्लोसिस। माय डियर ट्यूबरक्लोसिस के उपचार हेतु उपयोग में ली जाने वाली थेरेपी का नाम बताएं। तो आपको पता है ट्यूबरक्लोसिस टीबी के उपचार के लिए इसमें डॉस थेरेपी सबसे उपयुक्त है। फोटोथेरेपी, जो बच्चा में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाता है तो उसके लिए फोटोथेरेपी होता है। ART होता है आपको जो है HIV से पीड़ित मरीजों के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। आगे है 41 निम्नलिखित में से एंटी कन्वल्सिव मेडिसिन का उदाहरण कौन सा है? तो माय डियर एंटी कन्वल्सल के मतलब क्या होता है कि आपक्षेप अवरोध, ठीक है ना, आपक्षेप रोधी मतलब दौरा को रोकने वाला दवाई इसमें कौन है? कन्वल्सन मतलब दौरा ही होता है, ठीक है ना। तो दौरा को रोकने वाला दवाई कौन है? डुलोक्स, देख लीजिए
डुलोकोलेक्स, ठीक है ना, डल्कोलेक्स, एमिनोफाइलिन, नाइट्रोग्लिसरीन, डाइजापाम। तो देख लीजिए, नाइट्रोग्लिसरीन यह आपके चेस्ट पेन पर दिया जाता है। एमिनोफाइलिन यह जो है श्वसन को राहत दिलाता है अस्थमा वाले को, जबकि डाइजापाम हमारा जो है एंटी कन्वल्सन भी होता है और यह सीडेटिव दवाई भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 42 नंबर, 50% ग्लूकोज के घोल के जो है 100 जो है मिली में ग्लूकोज की कितनी मात्रा होती है। मानिए 50 जो है % ग्लूकोज के घोल में 100 ml में कितने ग्लूकोज की मात्रा होगा, तो 50 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम मात्रा होगा, ठीक है ना, 100 ml के एक आपके घोल में, ठीक है। 43 नंबर है, HIV के संक्रमण का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जाती है, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लॉट एलिसा टेस्ट, इम्यूनो ब्लॉट एलिसा टेस्ट, ठीक है, साउदर्न ब्लॉट एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट डी एलिसा टेस्ट। माय डियर, HIV के संक्रमण के लिए आपको पता है एलिसा टेस्ट जो है होता है, उसमें से जो है आपके वेस्टर्न ब्लॉट एलिसा टेस्ट होता है, याद रखिएगा। आगे है 44 नंबर, गॉल ब्लैडर का यानी पित्ताशय के इन्फ्लामेशन प्रदाह को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कोलिसाइटिसिस होता है। क्या होता है, कोलिसाइटिसिस होता है, जो कि इन्फ्लामेशन है ब्लैडर, गोल ब्लैडर का, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट है। 45 है, रीनल ट्रांसप्लांटेशन हेतु रिसीवर का चयन करने के साथ किस बात का ध्यान रखना चाहिए। वह इन्फेक्टियस डिजीज से फ्री होना चाहिए, उसमें एक्टिव मैलिग्नेंस अब्सेंट होनी चाहिए, वह हिप्टिक डिजीज से फ्री होना चाहिए, उपरोक्त में से सभी। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर किसी को किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो उसमें जो किडनी ट्रांसप्लांट जिसमें किया जाएगा तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इनमें से सभी होगा। ना उससे जो है आपको लीवर का रोग होना चाहिए, ना ही उससे कोई इन्फेक्टियस डिजीज होना चाहिए, और ना ही उसमें मैलिग्नेंस जो है, एक्टिव मैलिग्नेंस जो है एब्सेंट होनी चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, इसलिए सभी सही है। 46 है, निम्न में से कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क फैक्टर क्या है। क्लोरेक्टल मतलब कोलोन और रेक्टल मतलब आंत, ठीक है, बड़ी आंत का कैंसर और मलाशय के कैंसर में रिस्क फैक्टर क्या है। विटामिन ए और डी का डिफिशियंसी, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स और हाई फैट एंड लो फाइबर डाइट। अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वसा वाला भोजन करते हैं और फाइबर वाला भोजन कम लेते हैं तो क्या होगा, कब्ज ज़्यादा बनेगा और इससे आपके आंतों में रुकावट आएगा, मलाशय जाम होगा और इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम कैंसर जो है हो सकता है, यह और ज़्यादा रिस्क बनता है, ठीक है। तो कोलोरेक्टल कैंसर के लिए जो है हाई फैट और लो फैट वाला डाइट, लो फाइबर वाला डाइट रिस्क फैक्टर है, ठीक है। 47 है, देख लीजिए, सिम्प्टोमेटिक फाइब्राइड के ट्रीटमेंट हेतु चॉइस ऑफ सर्जरी कौन सा है। तो माय डियर, फाइब्राइड क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि यूट्रस में जो है छोटा छोटा जो है गिल्ठी के समान जो रचना बन जाता है उसी को फाइब्राइड कहते हैं, और इसका चॉइस ऑफ सर्जरी होता है वह हिस्टेरेक्टोमी होता है, ठीक है, गर्भाशय का सर्जरी यही हिस्टेरेक्टोमी होता है, ठीक है, बी आंसर। 48 है, मास्टेक्टोमी का अर्थ क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि मास्टेक्टोमी का मतलब होता है कि ब्रेस्ट टिश्यू का सर्जरी, यानी ब्रेस्ट का जो है सर्जरी के द्वारा हटाना या ब्रेस्ट का सर्जरी ही मास्टेक्टोमी कहलाता है। 49 नंबर है, एडल्ट में रूल्स ऑफ 9 में एक होल अपर एक्सट्रेमिटी को दिया जाता है। कहता है कि एक एडल्ट में रूल ऑफ 9 में होल अपर एक्सट्रेमी मतलब ऊपर के अंगों को कितना जो है % दिया जाता है। तो ऊपर के अंग में जो है क्या होता है, अगर बच्चा है तो 18%, अगर सियाना है तो 9%, याद रखिएगा, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 50 है, पोस्ट, देख लीजिए, पोस्ट कोर, ठीक है ना, पोस्ट कोर में पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है। पोस्ट कोर में पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है, तो देख लीजिए, ए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। पोस्ट कोर में पोस्ट का फुल फॉर्म है P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग एंड D फॉर डायरेक्टिंग। तो यह पोस्ट का फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, याद कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपका यह 50 क्वेश्चन आज समाप्त होता है। यहाँ पे
ठीक है, जो भी माय डियर पढ़ने वाले हैं अपना पढ़िए, समझिए और अपना जो है आशीर्वाद बनाए रखिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अब आपका 1-2 दिन फॉर्म का भी अप्लाई है, उसके बाद आपको हर हाल में पढ़ना ही पड़ेगा। और पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वह यही आपका मेडिकल नर्सिंग है। यहाँ पे आके डेली रात के 9 बजे पढ़ सकते हैं, एएनएम का तैयारी आप कर सकते हैं। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।